नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के क्लास में। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेमचंद की कहानियों के बारे में। जो यूपीएससी के सिलेबस में है वो प्रेमचंद की कुल 16 कहानियां हमारे सिलेबस में है और एक किताब है जिसका नाम है प्रेम मंजूषा। ये लिखा है, ये संपादन किया है इसका अमृत राय ने। तो इसमें प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों का संकलन किया गया है। कुल 16 कहानियां इसमें हैं। ये आपको क्या करना है, कई बार लोग पूछते हैं, मेरे पास कई मैसेजेस भी आते हैं और फ़ोन भी आया है कुछ लोगों का। वो पूछते हैं क्या किताबों को पढ़ना ज़रूरी है, क्या कहानियाँ या जो उपन्यास हैं उन्हें पढ़ना ज़रूरी है। तो बिल्कुल सही बात है, एक बार तो आपको एटलीस्ट पढ़ ही लेना चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ये सारी कहानियाँ आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए ताकि आप समझ पाएँ कि कहानी है क्या। किसी वीडियो को देखकर भी आप कहानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो कहानी क्या है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि इस कहानी में से व्याख्या के लिए भी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे कफन में से कोई स्टेटमेंट दे देगा और देगा कि इसकी व्याख्या करिए। अब आप जब व्याख्या करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसके रचनाकार कौन है, किसने ये कहानी लिखी है, किस किताब से या किस कहानी से इस लाइन को लिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए एक बार कहानियाँ आप पढ़ लें, जो उपन्यास है वो भी आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि कितनी कहानियाँ हैं और कौन कौन सी कहानियाँ हैं। इसमें कुल 16 कहानियां हैं। एक कहानी है बड़े घर की बेटी, दूसरी है बूढ़ी काकी, तीसरी है अलग्योझा, फिर चौथी है ईदगाह, पांचवी कहानी है सदगति, छठी है पूस की रात, कफन, गुल्ली डंडा, शतरंज के खिलाड़ी, सभ्यता का रहस्य, दूध का दाम, गिला, रानी सारंधा, नया विवाह, निमंत्रण और मुफ्त का यश। इसमें से जो कहानियां सबसे महत्वपूर्ण हैं उसमें से है, आप देखिए कौन सी है। यहां पे पूस की रात, सदगति, कफन, गुल्ली डंडा, शतरंज के खिलाड़ी, ये कुछ कहानियां ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं। 1 2 3 4 5 कहानियां सारी महत्वपूर्ण हैं, पढ़ना सब कुछ है, मगर उसमें से भी अगर छांटा जाए कि कौन सी कहानी ऐसी है जिस पर ज़्यादा फोकस करना है तो वो ये है। अब इस वीडियो में क्या होगा ये समझिए। इस वीडियो में मैं सारी कहानियों के बारे में 2-2 लाइन 3-3 लाइन में आपको बता दूंगा कि उस कहानी में वास्तव में है क्या। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको कहानियाँ नहीं पढ़नी है, आपको कहानियाँ ज़रूर पढ़नी है, लेकिन हाँ इसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कहानियों में क्या है तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली कहानी से। पहली कहानी है बड़े घर की बेटी। अब बड़े घर की बेटी जो है ये प्रेमचंद की शुरुआती कहानी है। ये लगभग 1910 की कहानी है और प्रेमचंद का पहला चरण चल रहा था लेखन में। जो आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब बड़े घर की बेटी कहानी में क्या है, देखिए कहानी समझने का तरीका क्या है। हम ये समझेंगे कि कौन कौन से पात्र हैं, जो प्रमुख पात्र हैं, बाकी अधिक पात्र भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन कौन से हैं और इसमें क्या हुआ है कहानी में, ये समझते हैं। तो एक है बेनी माधव सिंह। बेनी माधव सिंह के 2 पुत्र हैं। एक है लाल बिहारी सिंह और दूसरा जो पुत्र है उसका नाम है श्रीकंठ सिंह का विवाह होता है और विवाह जो होता है उसका नाम है लड़की का आनंदी। ठीक, आनंदी का विवाह होता है। आनंदी जो है वो अमीर घर से है, सुंदर है और इसके घर में सारी व्यवस्थाएं हैं, सुख सुविधा की चीज़ें थी। लेकिन इनके घर में, बेनी माधव सिंह के घर में उतनी सुविधा नहीं थी। अब क्या होता है, आनंदी यहाँ पे खाना बना रही होती है तो लाल बिहारी सिंह यहाँ पे गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होता है खाने को लेकर, और खाने को लेकर गुस्सा होता है तो खड़ाऊँ चला के अपनी भाभी को मार देता है। खड़ाऊँ चला के जब मार देता है तो भाभी क्या करेगी, अब आज की भाभी होगी तो वो भी एक खड़ाऊँ चला कर मार देगी, खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इसने कुछ ऐसा नहीं किया। अब इससे ये बात पता लगी तो दोनों के बीच में अब टकराहट हुई और दोनों का घर जो है, ये संयुक्त परिवार है, घर टूटने पे आ गया और दोनों अलग अलग होने के लिए तैयार हुए। अलग अलग होने वाले थे तब तक क्या होता है, आनंदी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो अपने देवर को माफ कर देती है, यानी लाल बिहारी को आनंदी माफ कर देती है और कहानी वहीं पे खत्म होता है। बेनी माधव सिंह कहते हैं यही तो बड़े घर की बेटी है।
बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो प्रेमचंद की शुरुआती समय की कहानी है, और शुरुआती समय की जो भी कहानियां प्रेमचंद की होंगी उसमें आपको एक चीज कॉमन दिखेगा, वो है हृदय परिवर्तन। इनके जो पात्र हैं खलनायक, उनका हृदय परिवर्तन लास्ट में आके हो जाता है और वो फिर सब कुछ अच्छा अच्छा सुखांत हो जाता है। तो इनके बीच में अलगाव होने वाला था, लेकिन अलगाव नहीं हुआ। कारण थी आनंदी, आनंदी की वजह से यह अलगाव रुक गया। ये थी पहली कहानी। अब हम आते हैं दूसरी कहानी की तरफ। तो बड़े घर की बेटी पहली कहानी। दूसरी कहानी है बूढ़ी काकी। अब बूढ़ी काकी कहानी में क्या है, देखिए जो भी प्रेमचंद की शुरुआती कहानियां हैं सब में हृदय परिवर्तन हुआ है। बूढ़ी काकी का एक भतीजा है, भतीजे का नाम है बुद्धिराम, ठीक है, बुद्धिराम। और बुद्धिराम का विवाह हुआ है रूपा से, रूपा के साथ बुद्धिराम का विवाह हुआ है। अब इन दोनों से एक पुत्र है और एक पुत्री है। पुत्र का नाम है सुखराम और पुत्री का नाम है लाडली। सुखराम का, इसमें अब कहानी में क्या है ये समझते हैं। सुखराम का तिलक है, तिलक विवाह से पहले होता है, आप लोगों को पता होगा। तो सुखराम का तिलक है और काफी लोग आए हैं और अच्छे अच्छे पकवान बने हैं। ये जो बूढ़ी काकी है इसी के खर्चे पर बुद्धिराम और रूपा का पूरा परिवार चलता है। इसका कोई अपना पुत्र नहीं है, इसका भतीजा है बुद्धिराम, और बुद्धिराम का विवाह हुआ है रूपा से। इन दोनों का एक पुत्र है सुखराम और एक लड़की है, पुत्री है, उसका नाम है लाडली। होता क्या है इस कहानी में कि जब तिलक इनका हो रहा होता है तो जितने भी लोग आए हैं उनको खाना दिया जा रहा होता है और अच्छे अच्छे पकवान बन रहे होते हैं। इस समय ये बूढ़ी काकी जो है इसकी इच्छा हो जाती है खाने की। इच्छा तो सबकी होती है खाने की, मगर उस समय इसकी इच्छा, प्रबल इच्छा हो जाती है। इसको मन करता है कि जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हैं वो सब मुझे खाने को मिल जाए। लेकिन रूपा जो है वो इससे रुष्ट रहती है। रुष्ट का मतलब क्या होता है, क्रोधित, आप समझ सकते हैं। दोनों के बीच में मनमुटाव रहता है। अब यहां पे क्या हुआ है कि बूढ़ी काकी जब तिलक खत्म हो जाता है तो लाडली जो है इनको लाके कुछ खाना देती है, बूढ़ी काकी को खाने के लिए देती है। लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी और थोड़ा सा खाना मिले तो आपकी भूख और बढ़ जाती है। वैसे ही लाडली के खाना देने पर बूढ़ी काकी का भूख और बढ़ जाता है। लेकिन खाना अब इसे मिलेगा कहाँ से, रूपा तो इसे खाना देने से रही। तो क्या करती है, ये जो पत्तल फेंका रहता है, झूठे पत्तल जो फेंके रहते हैं लोगों के खाए हुए, उसमें से मिठाइयाँ और खाना चुन चुन के, कचौड़ियाँ चुन चुन के ये बूढ़ी काकी खाने लगती है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे प्रेमचंद ने फिर वहां पे दिखाया कि रूपा देख लेती है बूढ़ी काकी को जूठन खाते हुए और रूपा का हृदय परिवर्तन हो जाता है। चूंकि प्रेमचंद की शुरुआती कहानियां हैं तो इसमें इनका हृदय परिवर्तन तो होना ही है। तो हृदय परिवर्तन हो जाता है रूपा का और वो फिर अच्छा अच्छा खाना लाके खिलाती है। अब इस कहानी के संबंध में एक विवाद है। विवाद ये है कि कुछ लोग जो दलित चेतना के लेखक हैं, जो दलित विमर्श वाले लेखक हैं, वो यहाँ पे प्रेमचंद को दलित विरोधी मानते हैं। या फिर आप ऐसा कहिए, दलित विरोधी ना कह के आप ऐसा कह सकते हैं कि वो वर्ण व्यवस्था का समर्थक मानते हैं उनको। कैसे वर्ण व्यवस्था का समर्थक मानते हैं ये समझते हैं। इसमें एक जगह कहा है, प्रेमचंद ने लिखा है कि ऐसी बूढ़ी ब्राह्मणी किसी का जूठन खाए इससे बुरा क्या हो सकता है। ऐसी बूढ़ी ब्राह्मणी किसी का जूठन खाए इससे बुरा क्या हो सकता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि केवल यहाँ पे उन्होंने ये क्यों लिखा कि ब्राह्मणी जूठन खाए, क्या और कोई औरत किसी का जूठन खाती तो क्या वो सही होता प्रेमचंद की नज़र में। तो देखिए, प्रेमचंद की शुरुआती कहानियां हैं ये, और शुरुआती समय में लेखक जब लिखता है तो वो धीरे धीरे उसका लेखन परिपक्व होता है, धीरे धीरे उसकी सोच आगे बढ़ती जाती है। ठीक वैसे ही प्रेमचंद के ऊपर भी उनके परिवार के कारण, उन समय के तत्कालीन समाज के कारण जरूर उनके मन में कहीं न कहीं वर्ण व्यवस्था के प्रति समर्थन रहा होगा। पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा कि महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे, तो इसलिए वर्ण व्यवस्था का समर्थन जरूर किया होगा प्रेमचंद ने उस समय, और उसका एग्जाम्पल हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि प्रेमचंद दलितों के बारे में नहीं लिखेंगे। जब आगे आएंगे, जैसे जैसे सदगति और कफन की तरफ हम बढ़ेंगे, प्रेमचंद के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलेगा और तब हमें लगेगा कि प्रेमचंद वास्तव में ऐसे नहीं थे जैसा कि इस कहानी के माध्यम से लोग बताना चाहते हैं। दूसरी कहानी हो गई। खैर, बढ़ते हैं आगे तीसरी कहानी की तरफ। तीसरी कहानी है अलग्योझा। अलग्योझा।
अब अलगोजा कहानी क्या है ये आप समझते हैं। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि अलगोजा कहानी क्या है। अलगोजा कहानी में जो एक पात्र है उनका नाम है भोला महतो। भोला महतो, ठीक। भोला महतो का विवाह हुआ रहता है और विवाह के बाद वो अब एक दूसरी वाइफ से विवाह करते हैं। तो भोला महतो की एक है वाइफ नंबर 1 और एक है वाइफ नंबर 2। तो वाइफ 1 से एक पुत्र है इनका और पुत्र का नाम है रघु, ठीक। वाइफ 2 जो है इससे इनका विवाह होता है। तो वाइफ 2 के 4 पुत्र होते हैं। 4 मतलब संतान होती है, उसमें पुत्र और पुत्री दोनों। 4 लक्ष्मण, झुनिया और खुन्नू। केदार, लक्ष्मण, झुनिया और खुन्नू। अब क्या होता है कि भोला महतो जब जब एक दूसरी औरत से विवाह कर लेते हैं तो इनका सारा ध्यान चला गया इनके ऊपर और इन दोनों के बीच में रिश्ता हो गया सौतेले माँ बेटे का रिश्ता। तो सौतेले माँ बेटे का रिश्ता जैसे कि आप बॉलीवुड की फिल्मों से देखते आए हैं, ये कभी भी अच्छा नहीं होता, इनके बीच में हमेशा एक टकराहट बनी रहती है। ठीक वैसे ही प्रेमचंद ने भी लिखा है कि रघु जो है इसको, ये जो इसकी माता है, विमाता जिसको कहेंगे, ये पसंद नहीं करती थी और रघु ही सारा काम वाम करता था और इसको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था इसके ऊपर। और भोला महतो का पूरा ध्यान कंसंट्रेट हो गया था अपनी दूसरी पत्नी के लिए और वहीं पे वो खुश थे। इनके समय के साथ साथ 4 पुत्र पुत्रियां होते हैं, केदार, लक्ष्मण, झुनिया और खुन्नू। अब कुछ समय के बाद भोला महतो की चूंकि उम्र हो गई है, भोला महतो एक दिन गुजर जाते हैं। भोला महतो एक दिन गुजर जाते हैं। भोला महतो के गुजरने के बाद ये जो पत्नी है इसकी स्थिति खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है? क्योंकि इसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और रघु जो है इससे इसका रिश्ता अच्छा रहा नहीं कभी। लेकिन यहाँ पे रघु को ऐसा लगता है कि अब ये पूरा परिवार इसकी जिम्मेदारी है और इसका ये फर्ज बनता है कि इन लोगों की देखभाल और पालन पोषण जो भी है सब ये अच्छे से करे। तो रघु अब आ जाता है भोला महतो के किरदार में। कहने का मतलब ये है कि रघु अब परिवार का एक तरह से मुखिया का काम करता है और इस पूरे परिवार को संभालता है, ठीक है। वाह है ये हो जाता है मुलिया से। मुलिया एक लड़की है और इससे विवाह हो जाता है रघु का। कुछ समय के बाद जैसे भोला महतो गुजरे थे, सब गुजरते हैं, तो एक दिन रघु भी गुजर गए। रघु के गुजरने के बाद अब मुलिया अकेली हो गई बेचारी। लेकिन अब यहाँ पे दिखाया है प्रेमचंद ने कि ये जो केदार है, जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र है वाइफ नंबर 2 का, भोला महतो की दूसरी पत्नी का पहला बेटा केदार, अब ये आ जाता है रघु के रोल में। मतलब रघु जिस प्रकार सारे परिवार का देखभाल करता था वैसे ही अब मुलिया और इन सब का देखभाल करता है केदार। अब केदार की शादी की बात आती है तो जो केदार की माँ है उसे पता लगता है कि केदार और मुलिया दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और अंत में केदार की शादी मुलिया से हो जाती है। मुलिया कौन है? तो केदार के भाई की पत्नी है, रघु की पत्नी है। तो इन दोनों का विवाह अंत में हो जाता है और प्रेमचंद कहानी को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। कुल कहानी का मतलब यह है कि भोला महतो की 2 पत्नियां, एक पत्नी गुजर गई है, उसका पुत्र है रघु। वाइफ नंबर 2 से 4 पुत्र पुत्रियां। इसमें क्या होता है, भोला महतो गुजर जाते हैं, परिवार की जिम्मेदारी रघु लेता है। रघु का विवाह मुलिया से होता है, फिर रघु भी मर जाता है। अब केदार क्या करता है कि इन सारे परिवार की जिम्मेदारी लेता है और केदार का विवाह रघु की विधवा मुलिया से हो जाता है और अलगोजा कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। प्रेमचंद की हमारे सिलेबस की तीसरी कहानी। अब हम बात करते हैं चौथी कहानी। चौथी कहानी जो है वो आप सबने पढ़ी होगी। चौथी कहानी है ईदगाह। ईदगाह। अब ईदगाह में क्या होता है? तो ईदगाह में एक बूढ़ी औरत है, इसका एक पुत्र था, ठीक। पुत्र कौन था? पुत्र था आबिद और आबिद का पुत्र है हामिद। आबिद और आबिद की वाइफ दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। बूढ़ी जो है औरत यानी कि हामिद की दादी जो है वो है और हामिद है। ईदगाह का मतलब होता है ईद के दिन लोग ईदगाह में जाते हैं, मेला लगता है और लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं, मुस्लिम जो होते हैं। और इस कहानी में यही दिखाया गया है कि सब लोग ईदगाह जाने के लिए यानी कि मेला जाने के लिए तैयार होते हैं। तो हामिद को भी कुछ तैयार होना है, ये भी जाएगा। अब बूढ़ी जो है, जो इसकी दादी है, वो इसको 3 पैसा देती है
और ये 3 पैसा लेकर ईदगाह में जाता है। वहाँ जब जाते हैं तो देखते हैं कि माहौल ही अलग है, मेले का माहौल है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। इसमें यहाँ पे पूरी कहानी जब आप पढ़िएगा तो जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे होते हैं। तो अंत में हामिद क्या करता है, हामिद के पास जो 3 पैसा है उससे वो एक चिमटा खरीद लेता है। और इस कहानी में प्रेमचंद दिखाना चाहते हैं कि बच्चा जिसको खरीदना चाहिए खिलौना, जिसको खरीदना चाहिए खाना, जिसको खरीदना चाहिए मिठाई, उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो ये इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी दादी का हाथ चल जाता है रोटी बनाते समय, और उस दुख को, दादी के दुख को उसका पोता जो अभी बच्चा है वो समझ रहा है। यानी ये अपनी बचपन से ज़्यादा तरजीह अपनी दादी के आवश्यकताओं को दे रहा है। मतलब इसका बचपन जैसा सबका सामान्य बचपन है वैसा नहीं है। तो इस कहानी में प्रेमचंद ने बचपन के छिन जाने के बारे में लिखा है। बचपन कैसे छिन जाता है और बच्चे कैसे समय से पहले बड़े हो जाते हैं, ये बात ईदगाह कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने बताने का प्रयास किया है। ये थी चौथी कहानी हमारी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहानी है सदगति। बात करते हैं सदगति कहानी की। सदगति कहानी को प्रेमचंद की अच्छी कहानियों में गिना जाता है। और सदगति कहानी में पात्र कौन है? तो एक पात्र है दुखी चमार। प्रेमचंद ने यहाँ जाति भी लिख दिया है कि उसकी जाति क्या है, दुखी चमार है। और एक है पंडित घासीराम। पंडित घासीराम। अब पंडित जी हैं तो एक पंडिताइन भी होंगी, तो एक पंडिताइन भी है, पंडिताइन मिसेस घासीराम। तो क्या होता है कि दुखी चमार जो है उसे सगुन निकलवाने जाना है, अपनी बच्ची के विवाह के लिए सगुन निकलवाने जाना है। तो ये सगुन निकलवाने के लिए कहाँ जाएगा? पंडित घासीराम के पास जाएगा। इस पे सीरियल भी बना हुआ है, आप गूगल पे लिखेंगे सदगति प्रेमचंद सीरियल तो वो आ जाएगा, और बहुत अच्छा उसको बनाया गया है। और ओम पुरी जो है उन्होंने इसमें दुखी चमार का रोल किया है, बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। तो दुखी चमार जो है ये पंडित घासीराम के पास अपने पुत्री के तिलक के लिए, मतलब शादी के लिए सगुन निकलवाने के लिए जाता है। और जब ये जाता है तो पंडित जी सोचते हैं कि अब इससे कुछ काम करा लिया जाए, आया है तो ये कुछ भेंट लेकर जाता है, घास का गट्ठर लेके जाता है और पंडित जी को दे देता है। पंडित जी पूजा कर रहे होते हैं, पंडित जी बाहर आते हैं, कहते हैं कि वहाँ लकड़ी रखी है, लकड़ी काट दो। लकड़ी काटने के लिए दुखी चमार जाता है। वो जो है तबीयत उसकी उतनी ठीक नहीं है, घर से खाना खा के भी नहीं आया है, कमज़ोर है, और वो लकड़ी काटते काटते उसकी हालत खराब हो जाती है। हालत खराब हो जाती है तो वो पहुंचता है फिर से पंडित जी के पास और कहता है कि चिलम के लिए थोड़ी सी आग दे दो, आग दे दो। आग देगा तो चिलम जलाएगा और फिर फूंक मारेगा। तो ये जाता है तो चिलम देने के लिए, अब चिलम के लिए आग भी देने के लिए क्या चीज़ है ये आप समझिएगा। यहाँ पे जो पंडिताइन है वो आग फेंक कर देती है। एक कोयला है, कोयले का टुकड़ा जल रहा है, अंगारा है, उसको फेंक दिया, उसके सर पे लग गई, आग से जल गया वो। यानी कि ठीक से दिया नहीं जा रहा है। वर्ण व्यवस्था देखिए, ब्राह्मण और दलित के बीच में क्या डिफरेंस है, प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि पंडिताइन जो है वो उसके हाथ में नहीं दे सकती, उसके पास नहीं जा सकती है, वो चला के फेंक के दे रही है, ये दिखाया है। आप चिलम के लिए आग लेता है, थोड़ा सा चिलम मारता है, उसके बाद फिर से लकड़ी काटने लगता है। लकड़ी काटते काटते गिर के वहीं बेहोश हो जाता है और वहीं पे फिर मर जाता है। मरने के बाद अब क्या होगा? मरने के बाद पंडित घासीराम को पता लगता है कि दुखी तो लकड़ी काटते काटते मर गया। तो वो इनकी टोली में, जहाँ ये लोग रहते हैं, उनके मोहल्ले में भेजता है लोगों को, पंडित भेजता है कि जाओ वहाँ से लोगों को बुलाओ कि इसकी लाश हटाए। अब यहाँ पर दलित चेतना देखने को मिलती है। दलित चेतना प्रेमचंद की कहानी में यहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो दलित हैं, जो इस दुखी चमार के लोग, जो चमार हैं, वो सारे लोग एक साथ हो जाते हैं और एक साथ होकर वो इस पंडित के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। मोर्चा इस तरह खोलते हैं कि वो कहते हैं कि इसकी लाश को हम नहीं हटाएंगे, अब ये लाश यहीं पड़ी रहेगी, क्योंकि इसकी मृत्यु तुम्हारे कारण हुई है। तुमने इससे जबरदस्ती इतनी धूप में लकड़ी काटने को दे दिया, कुछ खाने को भी नहीं दिया, चिलम के लिए आग मारा तो आग फेंक के सर पे मार दिया। इस तरह से ये बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। और अंत में इस कहानी में दिखाया गया है कि ये जो पंडित है इसकी लाश को ले जाके कहीं ठिकाने लगा देता है, कहीं फेंक देता है, वहाँ चील कौवे उसको खा जाते हैं। तो इस सदगति कहानी को अच्छी कहानी प्रेमचंद की इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें प्रेमचंद ने दिखाया है कि उच्च वर्ग ब्राह्मण और निम्न वर्ग जो है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे उस एक वर्ग जो है वो दूसरे वर्ग को
कष्ट देता है, उसके शोषण करता है, ये दिखाया है यहाँ पे। और उसके साथ साथ दलित चेतना को भी दिखाया है कि दलितों के अंदर अब धीरे धीरे वो भावना आ रही है कि वो लोगों के खिलाफ खड़े हो सकें, जो उच्च वर्ग है उसके खिलाफ मोर्चा खोल सके। आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी जो है वो है पूस की रात। अब इस कहानी में कौन कौन है, तो इस कहानी में एक है हल्कू। हल्कू एक किसान है, इसका विवाह हो जाता है, वह है मुन्नी से। हल्कू का विवाह हुआ है मुन्नी से। और एक और इसमें कैरेक्टर है, वो एक डॉग है, इनका पेट कुत्ता है, और वो क्या है भाई, उसका नाम है जबरा। ठीक है, तो इस कहानी को आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली है क्या। मैं बताता हूँ 1-2 मिनट में क्या है। पूस की रात कहानी में हल्कू और मुन्नी 2 प्रमुख पात्र हैं, और इसके अलावा एक पात्र है कुत्ता है, जो वो उसका नाम है जबरा। इसमें क्या होता है, हल्कू को अपने खेत में जाना होता है रात के समय रहने के लिए। पूस की रात मतलब ठंडी, ठंडी का महीना होता है पूस का महीना, और पूस के महीने में जो रात होती है वो बहुत ठंडी होती है, माघ और पूस दोनों में। तो कंबल के लिए पैसा बचा के रखा रहता है हल्कू की, कंबल खरीद लेंगे, और तब जब खेत पे रखवाली करेंगे खेत की, तो वो कंबल ओढ़ के आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन ये कंबल के लिए जो पैसा बचा के रखा था वो ब्याज देने में चला गया, जो इन्होंने कर्जा लिया था उसका ब्याज देने में चला गया, और अब हल्कू के पास कंबल खरीदने के पैसे नहीं हैं। हल्कू को रात को खेत में जाके रहना है और कंबल उसके पास नहीं है, ठंडी का मौसम है। तो हल्कू जब खेत पे जाता है, अब खेत पे इसलिए जाता है ताकि कोई पशु उसके खेत को चर न ले, उसके फसलों को बर्बाद न कर दे। तो हल्कू वहाँ जाता है तो थोड़ी सी आग वगैरह जलाता है, चिलम विलम फूंकता है, और जब उससे ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है तो जबरा जो है इसका कुत्ता, उसको अपनी गोद में पकड़ के और वहीं पे लेट जाता है। तब तक अचानक से पशु आ जाते हैं, जो खेत बर्बाद करने वाले जो जानवर हैं वो आ जाते हैं, और हल्कू को अब इतनी ताकत नहीं है कि वो उठ पाए। जबरा जो है वो जाके भौंकता रहता है पूरे खेत में कि किसी तरह से वो भगा पाए, मगर वो भाग नहीं पाता है। अंत में इस कहानी में ये प्रेमचंद ने दिखाया है कि हल्कू का फसल बर्बाद हो जाता है, और हल्कू कहता है कि चलो इस बात से तो छुट्टी मिली कि अब हमें रात में खेत पर नहीं जाना पड़ेगा, इस ठंडी की रात में खेत में रात भर पहरा नहीं देना पड़ेगा। इस बात से हल्कू खुश है और वो अब मजदूरी करेगा। तो इसमें प्रेमचंद ने यही दिखाया है कि कृषक समाज किन किन परिस्थितियों से गुजरता है, और कृषक समाज की समस्याओं का चित्रण किया है पूस की रात में प्रेमचंद ने। आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी है कफन। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी हम मानते हैं कफन, और कफन वास्तव में एक शानदार कहानी है। कफन, इसमें एक पात्र है घीसू। घीसू का एक पुत्र है माधव, और माधव का विवाह हुआ है बुधिया के साथ। माधव का विवाह हुआ है बुधिया के साथ। घीसू का पुत्र माधव, माधव की पत्नी बुधिया। इस कहानी में क्या है समझिए, बुधिया को बच्चा होने वाला है, वो प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। कमरे के बाहर, जिस कमरे में, जिस झोपड़ी में बुधिया पड़ी हुई है, उसके बाहर घीसू और माधव बैठे हुए हैं, और वो आग में आलू डाल दिया था और आलू भून के खा रहे हैं आग से। घीसू और माधव दोनों ऐसे कैरेक्टर हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा गरीब दिखाया गया है, और ये गरीब हैं, दलित हैं। 2 चीज़ आप याद रखिएगा, पहली चीज कि ये दोनों गरीब हैं, दूसरी चीज कि ये दोनों दलित हैं। इनको कभी भी भरपेट खाना नहीं मिलता है। 20 वर्ष पहले कभी किसी के यहाँ भोजन करने ये लोग गए थे, और वहाँ इन लोगों ने भरपेट खाना खाया था। तो यानी कि 20 साल से कभी इनकी जो इच्छा है अच्छा भोजन करने की, भरपेट भोजन करने की, वो पूरी नहीं हुई है घीसू और माधव की। बुधिया उधर तड़प रही है, उसको बच्चा होने वाला है, प्रसव पीड़ा के दौरान वो तड़प रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है। घीसू माधव से कहता है कि जाके देखो, लेकिन माधव नहीं जाता है। इसलिए नहीं जाता है क्योंकि ये ज़्यादा आलू खा जाएगा, इसका जो शकरकंद है, आलू है, वो ये ज़्यादा खा जाएगा। कौन खा जाएगा? घीसू। ये कहानी में दिखाया गया है कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन है कि अगर मैं चला गया तो ये खा लेगी, और ये चला गया ये खा लेगा, और ये चला गया तो ये। वास्तव में घीसू तो नहीं जा सकता था क्योंकि इसकी ये बहू है, मगर माधव तो जा सकता था। वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, तुम तो जा सकते हो, पर ये भी नहीं जाता है। अंत में प्रसव पीड़ा के दौरान ही बुधिया की मृत्यु हो जाती है, और इनके पास कफन खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। अब वहाँ जो लोग हैं आस पड़ोस के, वो लोग इकट्ठा करते हैं चंदा, और 5 रुपए इकट्ठा होता है। घीसू और माधव को कफन लेने के लिए 5 रुपए दे दिया जाता है।
घीसू और माधव कफन खरीदने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि 5 रुपए भी है इनके पास, रास्ते में इन्हें एक रेस्टोरेंट टाइप का दिखता है जहाँ ये खाना खा सकते हैं। तो इनको लगता है कि अब तो वो मर ही गई है, कफन भी आखिरकार जल ही जाएगा, तो कफन जलाने से अच्छा है कि इस 5 रुपए का हम लोग उपयोग करें, और उपयोग ये करें कि दोनों बैठ के खाना खाने लगते हैं। पूड़ी कचौड़ी जो भी तरह तरह के पकवान हैं वो खाने लगते हैं, और खाने के बाद बाहर निकलते हैं रेस्टोरेंट से, और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा होता है वो एक भिखारी को दे देते हैं। इस कहानी में प्रेमचंद ने यही दिखाया है कि कफन खरीदने वाले पैसे को भी ये लोग खाना खा लेते हैं। ये परिस्थिति इसलिए आपको समझ में आएगी जब आप इस लेवल पर जाकर सोचेंगे। हमें ये बात अभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि हमें सारी सुख सुविधाएं, हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है, पहनने के लिए सब कुछ है, तो आप ये नहीं समझ सकते हैं इस बात को। इस बात को समझने के लिए आपकी मानसिक चेतना को उस स्तर पे ले जाना होगा जहाँ पे भूख के कारण 20 साल से किसी ने अगर भरपेट खाना नहीं खाया है तो उसके लिए अचानक से खाना और पैसा मिल जाना बहुत बड़ी बात है। तो इस कहानी को लेकर अब क्या क्या विवाद है। विवाद तो एक ये है कि प्रेमचंद ने ये क्यों कहा कि ये दलित हैं और कामचोर हैं। बताया है इस कहानी में कि घीसू और माधव गरीब हैं, दलित हैं और कामचोर हैं। तो क्या प्रेमचंद सभी दलितों को कामचोर कहना चाहते हैं? कुछ लोग ये भी कहते हैं। दूसरी बात, इन्हें दलित ही क्यों दिखाया गया? तो देखिए, समाज में जिस तरह की चीजें घटती रहती हैं वही दिखाता है लेखक, और दलितों की स्थिति उस समय ठीक नहीं थी इसलिए दिखाया है। रही बात कामचोर होने की, तो कामचोर कोई भी हो सकता है क्योंकि ये इस कहानी के पात्र हैं, और प्रेमचंद को इस बात के लिए नहीं बोला जा सकता है कि प्रेमचंद ने कहीं दलितों का उपहास उड़ाया हो। प्रेमचंद ने दलितों का उपहास नहीं उड़ाया है, क्योंकि अभी हमने देखा था सदगति कहानी में जहां प्रेमचंद दलित चेतना की बात करते हैं, जहां दलितों के द्वारा एक ब्राह्मण के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात करते हैं, उसके खिलाफ खड़े होने की बात करते हैं। वही प्रेमचंद उसी समय में, उसी मानसिक स्तर में रहते हुए जब वो कफन लिखते हैं तो क्या वो दलितों को ऐसा लिखेंगे? तो ऐसी बात नहीं है, कफन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है जब ये कफन लेने के लिए निकलते हैं और वहां जाके खा लेते हैं, खा के भिखारी को भी जो बची हुई पूरियां हैं वो दे देते हैं, और फिर आगे चलते चले जाते हैं और कहानी वहीं खत्म हो जाती है। ये नहीं दिखाया गया कि कहानी में क्या होता है बुधिया की लाश का। आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी है गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा कहानी जो है ये उत्तम पुरुष शैली में लिखी गई है। उत्तम पुरुष शैली क्या होती है ये समझिएगा। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष शैली का मतलब होता है जो लेखक है वो स्वयं भी उस कहानी का पात्र हो। जैसे कि अगर प्रेमचंद ने लिखा है तो प्रेमचंद ने इस कहानी को ऐसे लिखा है। दो पात्र हैं, एक पात्र है मैं, मतलब स्वयं प्रेमचंद, जिसके बारे में वो प्रेमचंद लिख रहे हैं वो खुद ही हैं, और दूसरा है गया, गया नाम है। तो ये दो लोग हैं इस कहानी में, मैं और गया। मैं जो है और गया जो है ये बचपन में बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, लेकिन समय के साथ साथ गया की स्थिति वहीं रह जाती है, जबकि मैं जो है ये बड़ा आदमी बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है। जब ये बड़ा आदमी बन जाता है तो ये वापस जब अपने गांव जाता है तो ये दोनों बचपन में गुल्ली डंडा खेला करते थे। तो मैं गया को बुलाता है कि आओ हम लोग फिर से गुल्ली डंडा खेलें। गया वास्तव में गुल्ली डंडा का चैंपियन था। मैं के अगर मैं से कंपेयर करें तो गुल्ली डंडा का चैंपियन था ये अच्छा खेला करता था बचपन में। जब ये वापस दोबारा आता है तो ये जानबूझकर हारने लगता है, गुल्ली डंडा के खेल में जानबूझ के ये हारने लगता है और मैं जीतने लगता है। तो मैं को ये बात तो पता चली गई कि भाई मेरी औकात क्या है, मैं कितना खेलता हूँ मुझे पता है। तो गया को इसको लगता है कि गया जानबूझ के हार रहा है, तो ये गया से कहता है कि ऐसा मत करो भाई, अपना ओरिजिनल खेल खेलो तब खेलने में मजा आएगा। लेकिन गया के मन में ये दिखाई देता है, उसके मन में ये भावना है कि ये बड़ा आदमी है और इसके सामने मैं कैसे जीत जाऊं। ये एक देखने को मिलता है कि बचपन में दोनों साथ खेले, साथ रहे, अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक की स्थिति अच्छी हो गई, एक की स्थिति खराब हो गई। तो इस केस में गया अच्छा खेलने से डर रहा है, वो चाहता है कि मैं ही जीते, गया खुद अपने आप को जिताना नहीं चाह रहा है। तो इस कहानी में प्रेमचंद ने यही बताया कि कैसे सहजता खो गई है। जब कोई बड़ा हो जाता है, शहर चला जाता है, बड़े रैंक पे आ जाता है, तो उसकी सहजता छिन जाती है, वो उतना सहज नहीं रह पाता, उसके साथ दूसरे लोग भी सहज नहीं रह पाते। कैसे? आप किसी सेलिब्रिटी को देखिए, वो आपके जैसा नहीं घूम सकता, आपके जैसा नहीं खा सकता, आपके जैसा बोल भी नहीं सकता। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप गाली भी दे सकते हैं, कोई नहीं देखने वाला है कि कौन है
जो गाली दे दिया। लेकिन अगर शाहरुख खान कुछ गाली दे दे तो वो तुरंत न्यूज़ बन जाएगी। सलमान खान, अजय देवगन, ये लोग कुछ बोल दें तो ये न्यूज़ है, क्योंकि ये किसी लोग को इन्फ्लुएंस करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो इनके फॉलोअर्स हैं और इनकी कही गई बातों का डायरेक्ट असर होता है। इसलिए जब कोई बड़ा व्यक्ति हो जाता है तो उसकी सहजता छीन जाती है, कुछ हद तक उसकी स्वतंत्रता भी छीन जाती है। तो यही इस कहानी में बताया गया है कि कैसे किसी की सहजता छीन जाती है। अगली कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। मेरी राइटिंग तो बहुत शानदार है, तो ये तो आपको पता ही है मेरी राइटिंग कैसी है। 40-42 वीडियो आपने देखा है। अब आते हैं, इसमें दो पात्र हैं, एक हैं मिर्जा सज्जाद अली, ये हैं मिर्जा सज्जाद अली, और दूसरे हैं मीर रोशन अली। मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली दो नवाब जैसे इंसान हैं। नवाब जैसे इंसान क्या होता है, नवाब है। और मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली दोनों शतरंज खेलने के बड़े शौकीन हैं और दोनों साथ साथ बैठ के शतरंज खेलते हैं। शतरंज माने अंग्रेजी में आपको पता होगा चेस कहते हैं इसको। तो ये चेस खेलने के बड़े शौकीन हैं। दोनों लोग एक दूसरे के घर जाके, मान लो कि मिर्जा सज्जाद अली के घर मीर रोशन अली आ गए और बैठ के ये लोग दिन भर चेस खेलते रहे। इन दोनों को खेलने से क्या हुआ, इनकी पत्नियां जो हैं उनको बहुत कष्ट है इस बात का कि ये दोनों खेलते रहते हैं। अब जो देखिए, ऐसा सीधी सीधी बात है, दो दोस्त हैं वो आपस में मिलकर दिन रात खेलते रहे तो उनकी पत्नियों को तो बुरा लगेगा ही कि मुझे टाइम नहीं देता है, अपने दोस्त को टाइम देता है। तो इस तरह की चीज़ें पहले भी थी, आज भी है। तो मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली दोनों लोग चेस खेलने में माहिर हैं और बिल्कुल अपने शौक में चेस खेलते रहते हैं। इन दोनों को चेस खेलने का कारण क्या होता है, इनको घर से भगा दिया जाता है। इनकी पत्नियां कहती हैं जाओ कहीं और जाके खेलो, यही काम है तुम्हारा दिन भर का। तो ये चले जाते हैं, शहर के बाहर एक खंडहर है और खंडहर में जाके खेलने लगते हैं। और ये लोग, इस कहानी में दिखाया है कि ये जो वर्ग था उस समय का, वो कितना लापरवाह था, कितना गैर जिम्मेदार था। उसे अपने सुख के अलावा, अपने शौक के अलावा किसी बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। दिखाया गया है कि खंडहर में ये लोग बैठ के चेस खेल रहे होते हैं और उस समय ब्रिटिश सिपाही जो है, ब्रिटिश कंपनी जो है, वो वहां के नवाब को, लखनऊ के नवाब को, वाजिद अली शाह को लेकर जा रही है उसी रास्ते से। ये दोनों शतरंज खेलने में इतने ज्यादा मशगूल हैं कि इन्हें पता भी नहीं चलता है कि इनके राजा को, इनके नवाब को यहां से सेना लेकर जा रही है। और इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके राजा, जो इनके नवाब हैं, वो अब चले गए यहां से, उसको ब्रिटिश कंपनी लेके जा रही है। इन दोनों के बीच में इस बात पे लड़ाई होती है कि चेस में मेरा राजा किसने मारा। चेस जब खेलते हैं तो उसमें एक राजा होता है, वो मर गया चेस में, मतलब उसकी जो राजा जो है अगर वो मारा गया तो खेल खत्म हो जाता है चेस में। तो इन दोनों के बीच में इस बात के लिए लड़ाई हो जाती है कि हमारे चेस में जो राजा है वो मेरा नहीं मरेगा, तुम्हारा मरेगा। और वास्तव का जो इनका वास्तविक राजा है, इनके राज्य का जो राजा है, उसके जाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे ज्यादा फर्क इनको एक चेस के राजा के मरने से फर्क पड़ता है। तो यही दिखाया गया है कि ये वर्ग जो था उस समय का, अमीर आप कह सकते हैं, शहरी वर्ग, इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसके समाज में किस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अगली कहानी है कहानी नंबर 10, सभ्यता का रहस्य। इसमें एक है राय रतन किशोर। राय रतन किशोर और दूसरा एक और पात्र है, उसका नाम है दमड़ी घसियारा। दमड़ी घसियारा। अब क्या है कि ये राय रतन किशोर जो हैं, ये जज हैं, जज साहब हैं। जज साहब किसी को जमानत देने के लिए कभी 20,000 रुपए ले लेते हैं, तो जज साहब कभी फर्जी यात्रा का बिल बना के सरकार से पैसे ले लेते हैं। इस तरह के काम करने के लिए जज साहब जो हैं जाने जा रहे हैं। प्रेमचंद ने लिखा है कि ये जज साहब जो हैं, ये 20,000 रुपए लेकर किसी को जमानत दे दिया और इसके साथ साथ फर्जी यात्रा का बिल बना के सरकार से यात्रा भत्ते का जो खर्चा होता है वो वसूल लेते हैं। अब दमड़ी घसियारा क्या है भाई, दमड़ी घसियारा गरीब आदमी है। एक दिन दमड़ी घसियारा ऑफिस में नहीं आता है, चपरासी है इनके अंडर में है, वो नहीं आता है तो इसके ऊपर 2 रुपए का दंड लगा देते हैं। इसकी स्थिति खराब हो जाती है, 2 रुपए के कारण पूरा इसका बैलेंस बिगड़ जाता है महीने के खर्चे का। फिर ये क्या करता है, चारा चोरी करता है।
चारा चोरी करता है और पकड़ा जाता है। और चारा चोरी करते समय जब ये दमड़ी घसियारा पकड़ा जाता है तो इसके केस की सुनवाई जो है वो कर रहे होते हैं राय रतन किशोर। लोगों को पता है कि राय रतन किशोर और दमड़ी घसियारा के बीच में एक रिश्ता है। रिश्ता कहने का मतलब ऐसा रिश्ता नहीं, मतलब दोनों का जान पहचान है। अब इन दोनों की जान पहचान है तो ये जज साहब के ऊपर इस बात का लांछन न लगे कि जान पहचान होने के कारण चारा चोरी के आरोपी दमड़ी घसियारा को जज साहब ने छोड़ दिया, ये इनके ऊपर लांछन न लगे, इसलिए दमड़ी घसियारा के ऊपर 6 महीने की सजा सुना देते हैं। इस कहानी से क्या पता चलता है? इस कहानी से पता चलता है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो तुलसीदास ने लिखा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, मतलब जो समर्थ है उसको उसका कोई दोष नहीं है। ये जज हैं, ये घूस भी ले सकते हैं, यात्रा भत्ता के नाम पे फर्जीवाड़ा भी कर सकते हैं और किसी गरीब को 6 महीने की सजा चारा चोरी के लिए भी दे सकते हैं। एक दिन ना आने पे 2 रुपए का दंड भी दे सकते हैं। लेकिन एक गरीब अगर थोड़ा सा चारा चोरी कर लिया तो उसको सीधे सीधे 6 महीने की सजा कर दी जाएगी। इतिहास गवाह है कि प्रेमचंद के समय में भी चारा चोरी करने वाले गिरफ्तार होते थे और आज भी होते हैं। खैर, बात की बात है, आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ में आ गया आपको कहानी में क्या है? इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने यह बताया है कि अगर आप समर्थ हैं, अगर आप अपनी बात को छुपा लेते हैं तो आप दोषी नहीं हैं। आप गरीब हैं, अपनी बात को नहीं छिपा पाते हैं, आपका जो गलतियां हैं आपकी वो उजागर हो जाती हैं, तो आपसे बड़ा दोषी कोई नहीं है। ये सभ्यता के रहस्य में प्रेमचंद बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहानी नंबर 11वीं कहानी है दूध का दाम। इस कहानी में क्या है? इसमें है बाबू महेशनाथ। बाबू महेशनाथ, बाबू महेशनाथ का एक पुत्र होता है, पुत्र का नाम है सुरेश, और बाबू महेशनाथ की एक पत्नी है, इसको मान लेते हैं वाइफ, ऐसे ही लिख देते हैं, नाम नहीं है। फिर एक पात्र है गूदड़ और उसकी वाइफ है भूंगी। तो गूदड़ और भूंगी, एक तो ये हो गए पात्र, और दूसरे पात्र हो गए बाबू महेशनाथ और उनकी वाइफ। गूदड़ और भूंगी को भी एक पुत्र है, पुत्र का नाम है मंगल। ठीक है। अब क्या होता है इस कहानी में? बाबू महेशनाथ का जो पुत्र होता है सुरेश, इसकी पत्नी, बाबू महेशनाथ की पत्नी यानी सुरेश की माँ जो है, बाबू महेशनाथ की पत्नी है, पत्नी बीमार है, इसलिए सुरेश को दूध नहीं पिला सकती है। सुरेश को दूध कौन पिलाएगा? भूंगी पिलाएगी। और इसको दूध पिलाने का मतलब है इसके हिस्से के दूध की कटौती करना, और ये बाहर का दूध पीता है, अपनी माँ का दूध नहीं पी पाता है, क्योंकि इसकी माँ का दूध जो है वह सुरेश पी लेता है। इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। समय के साथ साथ मंगल कमजोर हो जाता है। मंगल, अब ये गूदड़ भूंगी दोनों मर जाते हैं समय के साथ। सुरेश रहता है और मंगल रहते हैं। मंगल अब इसके साथ ही रहता है, इनके परिवार के साथ रहता है, लेकिन इसको खाने पीने के बारे में भी उतना खाना पीना भी नहीं दिया जाता था, और कुत्ते जैसी हालत हो गई है मंगल की। और इसी कहानी के अंत में मंगल ये कहता है कि ये है दूध का दाम, मतलब मेरी माँ ने इसे दूध पिलाया और इसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है? जिल्लत मिल रही है, खाने पीने को नहीं मिल रहा है, गरीबी में मैं मर रहा हूँ, और मेरी ये हालत, शारीरिक हालत इसलिए ऐसी हो गई है क्योंकि इसे इसकी माँ का दूध नहीं मिला था, बाहर का दूध पीता था, ये कमज़ोर हो गया, ये हृष्ट पुष्ट तगड़े इंसान है, कमज़ोर आदमी है, समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लग रहा है। और अंत में ये कहता है कि यही है दूध का दाम, और प्रेमचंद की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगली कहानी। अगली कहानी जो प्रेमचंद की है वो है गिला। गिला जो है ये उत्तम पुरुष शैली में लिखी गई है। ये कहानी भी जो है ये उत्तम पुरुष शैली में लिखी गई कहानी है। इसमें भी एक मैं है और एक उसका पति है। इस कहानी में यही दिखाया गया है कि एक स्त्री जो है वो अपने पति से संतुष्ट नहीं है। उसे लगता है कि उसका पति जो है उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, और उसको कुछ गिला है, उसकी पति से गिला मतलब शिकवा या शिकायत है। लेकिन समय के साथ साथ फिर उस पत्नी को लगता है कि जैसा भी है यही ठीक है और इसी के साथ हमें रहना है। ये कहानी यहीं पे आके समाप्त हो जाती है। अगली कहानी है रानी सारंधा, 13वीं कहानी। रानी सारंधा में क्या है कि सारंधा जो है इसका एक भाई है अनिरुद्ध सिंह, और इनके जो पति हैं वो हैं चंपत राय। ठीक है।
महोबा के आसपास के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसमें दिखाया है कि मुगल जब आक्रमण करते हैं तो ये दोनों लोग आत्मसमर्पण करने की स्थिति में आ जाते हैं। रानी सारंधा कहती है कि हम लड़ के मरेंगे और इन लोगों को तैयार कराती है, इन लोगों को धिक्कारती है, इनके अंदर जोश आ जाता है और ये लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनिरुद्ध सिंह और चंपत राय, अंत में क्या होता है कि ऐसी स्थिति युद्ध के बीच में आ जाती है कि चंपत राय को लगता है कि अब जान नहीं बचेगी, तो वो अपनी पत्नी सारंधा से कहते हैं कि तुम मुझे तलवार से मार दो ताकि मैं मुगलों के हाथों से मरने से बच जाऊं। सारंधा पूरा वीरांगना है और ये क्या करती है, चंपत राय के अंदर तलवार घुसा देती है, चंपत राय की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से खुद को भी मार लेती है। ये इस कहानी में है। अगली कहानी है नया विवाह। नया विवाह में क्या है, एक लाला जी हैं, लाला डांगामल, इनकी पत्नी है लीला। अब लाला डांगामल के अंदर इच्छा जगती है कि मैं कोई एक और नई स्त्री से विवाह करूं, तो ये कम उम्र की लड़की है आशा, उसके साथ नया विवाह करते हैं। लाला डांगामल जो है वो अपना दूसरा विवाह करते हैं आशा के साथ। अब आशा कम उम्र की है, लाला डांगामल साहब जो है ये 50-60 साल के हैं, तो इनको क्या होता है कि अब आशा का दिल जो है वो किसी और के साथ लग जाता है और वो लगता है उन्हीं के एक नौकर से। नौकर का नाम है जुगल। तो जुगल और आशा के बीच में चक्कर चलने लगता है इस कहानी में और लाला डांगामल से इसका विवाह हुआ, इसके साथ चक्कर चलने लगा। तो प्रेमचंद ने यही दिखाया है कि बेमेल विवाह जो है उसका परिणाम बहुत खराब होता है और बेमेल विवाह व्याभिचार को जन्म देता है। यानी कि अगर आशा का विवाह किसी हम उम्र के साथ हुआ होता तो आशा उसके साथ खुश रहती, लेकिन उसका विवाह चूंकि अपने से बूढ़े लाला डांगामल के साथ हुआ है, उनके साथ खुश नहीं है, तो जुगल के साथ चक्कर चलने लगा। अगली कहानी है निमंत्रण। निमंत्रण कहानी में दिखाया गया है कि पंडित या पुरोहित वर्ग जो है वो भोजन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसमें यही दिखाया है कि एक पुरोहित है, वो अपने बच्चों को तैयार करके ले जाते हैं कहीं खाना खाने के लिए, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग सारे बच्चों का नाम अलग अलग कर देते हैं, पिता का नाम भी बता देते हैं, सारी सेटिंग करके जैसे चाल चली जाती है कि तुम अपने पिता का नाम रमेश बताना, तुम सुरेश बताना, तुम महेश बताना, इस तरह से हो गया है और वहाँ जाके पकड़े जाते हैं। यही सब चीज़ें हैं। ये निमंत्रण कहानी। अगली कहानी है मुफ्त का यश। ये भी उत्तम पुरुष शैली में लिखी गई कहानी है। इसमें एक है मैं और एक है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह को कलेक्टर से कोई काम पड़ता है। ये मैं से कहते हैं कि भाई तुम्हारा उनके साथ उठना बैठना है, तुम ये काम करा दो। ठीक, तो बलदेव सिंह का काम हो जाता है, जो काम उन्होंने कहा है वो काम हो जाता है। तो वो आते हैं मैं के पास और कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा किया आपने और आपकी वजह से ही मेरा ये काम हुआ है, आप नहीं होते तो ये काम नहीं होता। अब वास्तव में इसने कुछ किया है नहीं, इसने एक भी बार कलेक्टर से कुछ बात नहीं की, लेकिन इसका काम हो गया तो इसे लग रहा है कि मैंने इससे कहा था इसीलिए ये काम हुआ है। अंत में ये भी कहता है कि हाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे काम तो मैं कराता रहता हूँ, बस ये हीरो बन जाता है। मुफ्त का यश मिल जाता है इसको, किया धरा कुछ नहीं, फायदा इसका हो गया। तो ये आज के क्लास में हमने देखा प्रेमचंद की 16 कहानियां जो प्रेम मंजूषा में संकलित हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।